हेलो, आदाब और नमस्कार। आप सबका स्वागत है जीनो आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी यूट्यूब चैनल पे आज 13 सितंबर 2024 को हम और आप मिलके करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। ये एनालिसिस स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सब अभी इस टाइम पे बैठे होंगे ये दिमाग में रख के कि आपको यूपीएससी का करंट अफेयर्स कवर करना है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी टॉपिक न्यूज़ में आया है उसका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है। तो ये दोनों चीजें आप अपने दिमाग में रख के इस न्यूज़पेपर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है इस न्यूज़पेपर के डिस्कशन का कि आपका न्यूज़पेपर और इसके नोट्स मैक्स टू मैक्स आपका 1.5 आवर्स में हो जाए, मतलब 90 मिनट्स ओनली। मेन रीजन इस वीडियो को बनाने का, आप तक पहुंचाने का यही है कि आपका बस न्यूज़पेपर ही नहीं, जो टॉपर्स बोलते हैं ना हमेशा कि आपको एक आर्ट डेवलप करना पड़ेगा न्यूज़पेपर को पढ़ने का और उसको 90 मिनट में खत्म करने का, नोट्स के साथ और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको खत्म करना है। वो आर्ट आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो कि 90 मिनट के अंदर अंदर आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके नोट्स बन जाएंगे और आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को कि एक्चुअल में क्या चीज आई थी आज के पेपर में। इसीलिए इस न्यूज़पेपर के एनालिसिस का नाम ही है डीएनए प्लस। दैट इज, एक तो आपका डेली न्यूज का एनालिसिस होता ही है जिसमें 8 से 10 आर्टिकल आपको प्रॉमिस किए गए हैं, हर दिन आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यूपीएससी का पीवाईक्यू भी मिलता है, जिसका हम दोनों चीजें देखते हैं, लॉजिक भी देखते हैं और इसका नॉलेज भी देखते हैं। लॉजिक से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था और नॉलेज का इसमें कितना रोल था इस क्वेश्चन में, कि हम हर दिन एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा, ताकि हमारा डेली बेसिस पे यूपीएससी से टच छूटे ना। हम कहीं ऐसा ना फील कर रहे हो कि हम पढ़ तो रहे हैं बट पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा, जो एग्जाम में आ रहा है वही हम पढ़ रहे हैं, इसका एहसास दिलाने के लिए ये एक क्वेश्चन डेली आपको दिया जाता है यहाँ पे। प्लस आज के पेपर में जितनी भी न्यूज आर्टिकल्स आई होंगी उनका स्टैटिक और करंट डायमेंशन दोनों कवर करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट्स में आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा प्रीलिम्स के पॉइंट्स कौन से हैं, मेंस के पॉइंट्स कौन से हैं, एडिटोरियल में से कौन कौन सा पॉइंट मेंस के लिए रखना है, और बाकी सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। लास्ट में आपके लिए हमारी चैनल पे एक मेंस का क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे और आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद हमें सेंड करोगे, हम वो क्वेश्चन का आंसर आपका इवेलुएट करके आपको वापस भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ये जो कॉन्टैक्ट्स है व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे और टेलीग्राम पे, अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है, ये द हिंदू का पीडीएफ आपको चाहिए, द हिंदू के पीडीएफ में जो नोट्स होते हैं वो नोट्स चाहिए, और इसके साथ साथ अगर आपको हमारा और कंटेंट चाहिए जो हम यूजुअली फ्रीली अपने टेलीग्राम के चैनल पे डालते रहते हैं, वो कंटेंट को हासिल करने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा और वहां पे आना पड़ेगा। ठीक है, आप वहां पे आके देखिए आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें की जा रही है आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन 13 सितंबर 2024 शुरू करते हैं विद अ कोट विच सेज दैट अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू द बिगेस्ट और द बिग रिजल्ट्स। ये जो मेहनत आप हर दिन करते हो, थोड़ा 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 आप एक एक करके टारगेट्स को अचीव करते जाते हो, अचीव करते जाते हो, ये चीज आपके उस पिगी बैंक में जा रही है जिस पिगी बैंक में आप रोज एक एक रुपया डालते जाते हो। वो जो कहावत है हमारे यहाँ हमारे देश में कि बूंद बूंद से समंदर बनता है, वैसे ही हर दिन की प्रोग्रेस से आपका लास्ट का रिजल्ट बनता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जीनो आईएएस के साथ बने रहिए और देखिए आपकी हर दिन की मेहनत, हर डीएनए का एनालिसिस, हर दिन जो आप छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हैं, एमसीक्यूज पढ़ते हैं, क्लासेस करते हैं, ये प्रोग्रेस, इसको स्ट्रीमलाइन करने के बाद, आप मेंटोरशिप सेशंस में आने के बाद जब ये सारी प्रोग्रेस आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, ये कैसे आपको दिखेगी कि ये एक बड़ा रिजल्ट बनता जा रहा है। जरूरत बस इस चीज की नहीं है कि आप इस बिलीफ सिस्टम में रहो कि मेरा बिग रिजल्ट एक दिन आएगा। उस बिग रिजल्ट के आने की अगर आप ये करते हो ना कि आपने सोच लिया मेरा रिजल्ट आ जाएगा, है ना, रिजल्ट आ ही जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उस रिजल्ट को दिन ब दिन हर दिन अपने सामने देखो कि हाँ अब आ रहा है, क्योंकि मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, और आपको वो रोड मैप हो आपके पास कि आप डेली प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है, वो प्रोग्रेस आपको दिखती जाए, वो पिगी बैंक आपका ट्रांसपेरेंट हो, आपको दिखे कि मेरी पिगी बैंक में कितने पैसे जा रहे हैं, कितनी चीजें मेरी डेली एडअप होती जा रही है, मैं कितना रिकॉल कर पा रहा हूं, तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन आएगा, तभी जाके आपके उस होली पीडीएफ में आपका नाम आएगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं मैं कि आप जुड़ो, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ, आप अपने आप को बेहतर बनाओ, दिन ब दिन अपने आप को बेहतर बनाते जाओ।
तभी जाके आपका लास्ट में रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, विद दिस लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो बहुत ही जोश के साथ मैं चाहता हूं आप सब लोग इस सेशन को लाइक करो। लाइक करने के साथ साथ इस सेशन को कमेंट करो कि आपको कौन सा टॉपिक कितना अच्छा लगा और कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी कर दिया गया इस सेशन में समझना। हर टॉपिक पे आप कमेंट कीजिए, आप लिखिए और अपना फीडबैक बताइए कि कितना अच्छा सेशन था। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स 9 आर्टिकल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 9 आर्टिकल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस पूरे वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका लिंक कहां पे है। गुड बट नॉट गुड इनफ, दिस इज अ कॉलम विच इज रिटन इन टुडेज एडिटोरियल पेज। ये कॉलम डिस्कस कर रहा है जो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने 70 ईयर से अबव सीनियर सिटीजन के लिए क्या कर दिया, नया एक हेल्थ कार्ड इशू कर दिया। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना इज अ बोल्ड स्टेप बट इट नीड्स कॉशस, इट नीड्स कॉशन। एंड थर्ड इज द कॉलरा रिसर्जेंस। ठीक है, तो पहले दो आर्टिकल्स और ये वाला आर्टिकल हमारा हेल्थ केयर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एससीओ स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, ये 3 एडिटोरियल्स हमारे इकोनॉमी से डील करते हैं। दीज टू आर पॉलिटी न्यूज आर्टिकल्स। एक हमारा एडिटोरियल है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन बुलडोजर जस्टिस, ये हमारा प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, एथिक्स का भी टॉपिक है और गवर्नेंस का भी टॉपिक है। ठीक है, 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट ऑन जुडिशियल वैल्यूज, इसकी बात करेंगे आज थोड़ा बहुत कि जुडिशियल वैल्यूज की यहाँ पे क्यों बात की जा रही है। और अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो बहुत हाइप मिला है इस चीज को कि हमारे मोदी जी DY चंद्रचूड के घर गए थे फॉर दी पूजा। ठीक है, गणेश जी की पूजा रखी गई थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे, वहां पे मोदी जी गए विजिट करने के लिए। तो नाउ वी विल सी दैट हाउ एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नेंस, हाउ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी in a democracy, if they are on a same line, if they are hand and glove with each other, then how will it happen that democracy will prosper? तो वो अलग बात है, वो क्यों गए थे, क्या वो अलाउड है या नहीं अलाउड है, जुडिशियल वैल्यूज उस पर क्या बोलते हैं, वो अलग चीजें हैं, वो हम देखेंगे इस डिबेट में। बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, आई प्रॉमिस्ड यू हम हर दिन एक क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल पूछा गया था, 2024 में 16 जून को एग्जाम हुआ था, 2024 को एग्जाम था। इस दिन पेपर में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स। कोको प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा कौन सी 2 कंट्रीज है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाई ऑन द फेस ऑफ अर्थ, व्हाई इन दिस यूनिवर्स विल एन एग्जामिनर आस्क ओनली अबाउट कोको, और व्हाई कांट ही आस्क जस्ट अबाउट कॉफी। व्हाई कोको, ये पूछा ही क्यों, कोको प्रोड्यूसर्स क्यों पूछे, बिकॉज ये चीज कंटिन्यूअसली न्यूज में थी। ठीक है, अगर आप देखो तो हिंदू न्यूज़पेपर में ये कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर में चल रही थी। आंसर कोटेडी आइवरे एंड घाना है, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखेंगे न्यूज आर्टिकल्स कितने आए थे इस पे। देखो मैंने क्या बोला, 16 जून को पेपर था, 11 अप्रैल मतलब 2 महीना पहले या 3 महीना पहले, 20 फरवरी मतलब 4-5 महीना पहले, 7 जून आप सोचो 1 महीना पहले, 1 महीना 10 दिन पहले ये न्यूज आर्टिकल्स है कोको कोको कोको। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बना है। अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, अगर आपको लग रहा है अभी भी कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख रहे हो और किसी ऐसे इंसान से देख रहे हो जिसको एग्जाम का पता नहीं है, तो आप गलत हो। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं साफ सवेरे, कि जो एग्जाम में आ रहा है उसकी बखूबी नॉलेज है, यूपीएससी का एनालिसिस बहुत टाइम से कर रहे हैं, ये न्यूज़पेपर का डिस्कशन और भी बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो बी इन सेफ हैंड्स, आप जहां पे हो, जीनो आईएएस पे हो, ये आपके लिए सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है। जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स है, उन्होंने अपने फील्ड में 10-10 साल लगाए हैं, तब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो बी इन सेफ सेंस दैट आपके लिए जो भी लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीजें आपके लिए मायने रखती है, आपके एग्जाम के लिए मायने रखती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। कोको, ये कोको प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, 70% ऑफ द वर्ल्ड्स कोको बीन्स दे कम फ्रॉम 4 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वन इज आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया एंड कैमरून। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप ये 4 कंट्रीज को मैप पे लोकेट करोगे और अफ्रीका के मैप पे इन 4 कंट्रीज को देखोगे। ठीक है, तो सिंपल मैंने बात बोली, क्या क्वेश्चन आया था 2024 के पेपर में, 16 जून को पेपर था, पूछा था 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स कौन है। पेपर को जब देखा, हमने न्यूज़पेपर को देखा, न्यूज़पेपर में ऑलरेडी हमने ये कवर किया हुआ था। अगर आपको नहीं पता है तो
इससे पहले जो मेरा एनालिसिस किसी और चैनल पे आता था वो अलग कहानी है, वहां पे मैंने ये चीज डिस्कस की हुई थी, ठीक है, कि ये जो कहानी है ये साफ साफ पेपर में आई थी। 3 आर्टिकल्स मैंने 3 महीने के बताया आपको, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले, 4 महीना पहले या 2 महीना पहले, तीनों आर्टिकल्स में यहाँ पे डिस्कस किया गया था। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, जितना हो सके उतना ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो आगे। जीनो आईएएस अपने प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके आ रहा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल अजीत सर खुद पढ़ा रहे हैं। जीनो आईएएस इनका एक ऐसा सपना है कि मुझे जितना एजुकेशन सेक्टर से मिला है आज तक, मुझे वो वापस पे ऑफ करना है, ठीक है। पे ऑफ करने के लिए हमारे पास, हम टीचर्स के पास बस एक ही सोर्स होता है, वो ये है कि हम आपको वापस पढ़ाए, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाए। हमने भले आज तक जितना भी पढ़ाया हो, बट उससे ज्यादा बेस्ट पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ग्रेटिट्यूड का टाइम आया है, अब यूनिवर्स और स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने का टाइम आया है वापस, ठीक है। स्टूडेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए ये जो कोर्स है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आ रहा है। फाउंडेशन कोर्स है ये। 25 और 26 में जो भी अटेम्प्ट देने वाले हैं, 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, दोनों लोग इसको ले सकते हैं इस कोर्स को। और सब स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। आपके लिए आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज और इस कोर्स के लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस सब आपके लिए अवेलेबल होगा पूरे टाइम के लिए, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलता। चलिए, इसके साथ हमारा ज्योग्राफी का मॉड्यूल अगर आप लेना चाहते हो, ये मॉड्यूल आपको ज्योग्राफी का बेसिक्स टू एडवांस सब समझा देगा कि मैपिंग कैसे करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स और फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। हर एक चीज माइन्यूटली आपको समझाई जाएगी, जितना कुछ भी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज, जीसी लियोंग और एटलस, जितना कुछ भी इन बुक्स पे लिखा हुआ है, जितना कुछ भी यूपीएससी ने आज तक पूछा हुआ है, सब चीजों में आपको मास्टरी दिलाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ अजीत सर, ठीक है। अजीत सर खुद ये कोर्स पढ़ाएंगे, खुद ये कोर्स देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट go to YouTube, subscribe to Gino IES, and keep the bell icon on so that you never miss updates from Gino IES. ठीक है? Lastly, our app is already on the Play Store, and you can go and subscribe to our app and download the app. Go register yourself and see how many tests, how many questions are there available for you to practice. ठीक है? और ऐप के साथ साथ ये क्वेश्चंस आपको YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिलेंगे। आपको बस जाना है डेली यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे और वहां पे जाके ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो विद दिस विल स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। और आज का हमारा जो आर्टिकल है, सो दिस एडिटोरियल विच टॉक्स अबाउट द हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and integration of artificial intelligence in healthcare. Now, let me make you understand this editorial, that how we can understand this in better way, that ये जो एडिटोरियल यहाँ पे आया है, ये बात कर रहा है असल में कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हो हेल्थ केयर में, ठीक है। ये तो हम सबको पता है कि एआई का यूज हेल्थ केयर में हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सिंपल सिंपल से सिंपल में आपको एग्जांपल देता हूं। आपने एक रिस्ट बैंड ले लिया, ठीक है। ये एक आपका, अगर आप अभी देखो तो इसको फिटनेस डिवाइस बोलते हैं, फिटनेस बैंड है, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है ये समझने का कि एआई कैसे आपकी लाइफ में, आपके हेल्थ केयर में आ सकता है। अब यही फिटनेस बैंड जो एआई पावर्ड है, जो डायरेक्ट आपका बीपी, आपका ब्लड काउंट, आपका ईसीजी, आपका पल्स रेट, आपका एनर्जी, कैलोरीज बर्निंग, स्पीड, आप चलते कितना हो, मोमेंटम कितना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कितना है, ये सारा काउंट करके पूरे दिन का डेटा, एक हफ्ते का डेटा, एक महीने, एक साल का डेटा, ये उठा के डेली के बेसिस पे अपने क्लाउड के सर्वर पे डाल रहा है। आपके फोन पे पहले नोटिफिकेशन आता है, ऐप में आप देख सकते हो पूरे का पूरा डेटा। यही डेटा ऐप के सर्वर पे ये डाउनलोड हो रहा है, आपके सर्वर पे चला गया, ऐप के सर्वर पे। अब वहां पे समझ में ये आना चाहिए हमें दैट ये जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट का, यहाँ पे एआई क्या करेगा, इस डेटा के अकॉर्डिंग उसका पल्स रेट इंक्रीज होता जा रहा है नॉर्मल, और ये दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल लंच के बाद 1 घंटा इस पेशेंट का ये इंक्रीज होने लगता है पल्स रेट, ठीक है। हार्ट बीट तेज होने लगती है, तेज होने लगती है, तेज होने लगती है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है।
बट किसी दिन अगर इस बंदे ने स्किप कर लिया मील, उसने खाया ही नहीं खाना, लंच ही नहीं किया, और ये नहीं हुआ, ठीक है, देन एआई कैन सजेस्ट हिम दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। और व्हेन एआई नोटिसेस दिस पैटर्न कि खाना खाने के बाद इंसान के साथ ऐसा होता है, देन इट कैन सजेस्ट कि आपको ऐसी ऐसी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, आपको खाने में ये चीज नहीं खानी होगी, ये चीज खानी होगी। या इट कैन डायरेक्टली व्हाट विद एआई वी कैन आल्सो लर्न दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपके रिस्ट बैंड्स में आ गया और उसके बाद रिस्ट बैंड्स को आपने आईओटी के साथ जोड़ दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, तो यही एआई की डिवाइस, यही रिस्ट बैंड आपका आईओटी में क्या काम करेगा, आपके दूसरे ऐप में जाएगा, उस ऐप में आपका डॉक्टर सर्च करेगा, फॉर एग्जाम्पल 1mg, डॉक्टर को आपके बारे में सारी डिटेल्स दे देगा और डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगा, अगर आपका एक एआई असिस्टेंट है इंटीग्रेटेड। दिस इज समथिंग एआई, आईओटी एंड हेल्थ केयर, तीन चीजें जब मिलकर साथ काम करेंगी। हमने समझ लिया अभी तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास आपकी बॉडी का पूरा डेटा होगा, वो उस डेटा को बेटर एनालाइज कर सकता है, उसके पास मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा हो सकता है और वो बिलियंस ऑफ लोगों का डेटा आपके डेटा के साथ मैच करके, सिंक करके ये बता सकता है, प्रिसाइजली डायग्नोज कर सकता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, कहां बीमारी हुई है, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही रहेगा, कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही रहेगी। दिस इज व्हाट एआई कैन डू इन हेल्थ केयर। बट द एडिटोरियल हियर डिस्कसेस कि हमारा एक गोल है, वो गोल क्या है कि हम 24/7 फ्री एआई पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियन प्रोवाइड करें, किसके लिए, हर एक इंडियन के लिए, और ये अगले 5 साल में हो जाएगा। एक ऐसा एम्बिशियस गोल लेके आए हैं। बट द कंसर्न इज कि अगर आप एआई लेके आते हो, वो प्राइमरी फिजिशियन, प्राइमरी केयर फिजिशियन, ये जो पीएचसी पे फिजिशियन बैठेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जो ये फिजिशियन होगा या एआई पावर्ड फिजिशियन होगा, मान लो एक रोबोट होगा जो 24/7 अवेलेबल होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, विलेज में लोग जाएंगे, डायग्नोसिस लेंगे और वो उनको दवा दे देंगे। ये वैसी बात है जैसा अभी वहां पे हो रहा है, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम इज दिस माइट अंडरमाइन द पर्सनल एंड कम्युनिटी फोकस्ड नेचर ऑफ पीएचसी, एंड एआई हैज अ रिस्क ऑफ मेकिंग पीपल पैसिव रेसिपिएंट्स रादर देन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर हेल्थ। वो लोग जाएंगे, डायग्नोसिस लेंगे, वापस आ जाएंगे, दे विल डू इट पैसिवली, रादर देन अगर आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो, अभी डॉक्टर के पास जाते हो, तो उस डॉक्टर के साथ आप एक बॉन्ड क्रिएट करते हो, ठीक है, और वो डॉक्टर आपके साथ एम्पैथाइज करता है, आपको कुछ सजेशंस देता है, देन आप अपने हेल्थ के खुद जिम्मेवार और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने हेल्थ को खुद ठीक करते हो। यहीं पे अगर आपने एआई के भरोसे अपना हेल्थ छोड़ दिया, तो आप अपने हेल्थ में भी पैसिव रेसिपिएंट्स बनना स्टार्ट हो जाओगे। लिमिटेशंस आर देयर, इट विल लैक एम्पैथी, इट विल लैक द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड मोरल रीजनिंग, ठीक है। कोई इंसान फास्टिंग पे है, अब फास्ट कर रहा है, वो उसने 1 दिन 2 दिन 9 दिन नवरात्रि के दुर्गा माँ के व्रत रख लिया 9 दिन, अब वो 7वें दिन बीमार हो गया, इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वो अब उठ नहीं पा रहा है, उसको इसी एआई के पास लेके चले गए, वहां पे क्या होगा, वो तो उसको वो नहीं समझेगा ना कि ये व्रत क्यों रख रहा है, ठीक है, उसमें वो एम्पैथी नहीं होगी, उसमें वो मोरल रीजनिंग नहीं होगी जो एक डॉक्टर में होगी। डॉक्टर क्या बोलेगा, सेंधा नमक खाओ, डॉक्टर क्या बोलेगा, आप फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करो, कौन सा फ्रूट लो वो इंटेक ज्यादा करो, बट वहीं पे एआई वो चीज नहीं समझेगा, ठीक है। प्लस देयर आर स्ट्रगल्स व्हिच आर स्कैटर्ड अराउंड द वर्ल्ड, इनएक्सेसिबल हेल्थ केयर डेटा है हमारे पास, ठीक है, हेल्थ केयर डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो वो भी एक प्रॉब्लम है एआई को इंटीग्रेट करने में, किसमें, हेल्थ केयर में, ठीक है। तो दिस न्यूज इज बीइंग बेसिकली क्रिटिसाइज्ड हियर, और यहाँ पे ऑथर ना हमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा है, जैसे ऑथर बोल रहा है यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह, इस पे जैसे आप प्रॉम्प्ट देते हो, चैट जीपीटी आपको एक जनरलाइज्ड आंसर देता है उस प्रॉम्प्ट का, ठीक है, पर्टिकुलर आपको लेके वो सॉल्यूशंस नहीं होते। वैसे ही गूगल का यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा है ऑथर, दैट इज गूगल्स डीप माइंड्स एआई मिस्टीरियस एल्गोरिथम व्हिच is trying to defeat world class chess players in go game, ठीक है। these AI developments are there and they are good, but what we need to understand is that AI का potential healthcare में बहुत ज्यादा है, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा है, बट द प्रॉब्लम्स विद दिस इज दैट जो हमने यहाँ पे हाईलाइट करी, limitations and challenges. However, what we can do is we can remove some particular issues while we talk about कि dealing with AI, अगर आप एआई इंटीग्रेट कर रहे हो हेल्थ केयर में, तो उस टाइम पे हमें करना क्या होगा, कौन से इश्यूज को ठीक करना होगा। वन इज ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, दैट इज आप बता ही नहीं रहे हो कि देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एआई डिसीजंस कैसे ले रहा है, किस बेसिस पे डिसीजंस ले रहा है, दैट हार्डली इज नोन टू ऑल ऑफ अस, वो भी नहीं पता होता। एथिकल कंसर्न्स है, लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एआई रेगुलेशन है, नेशनल लेवल पे ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो कॉम्प्रहेंसिवली एआई को रेगुलेट कर रहा हो, ठीक है। सो देयरफॉर एडिटोरियल सजेस्ट्स कि अगर हम हेल्थ केयर में एआई को लेके आ रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर में लेके आ रहे हैं, ठीक है,
वी नीड टू एड्रेस जो हमारे फाउंडेशनल इश्यूज हैं ऑलरेडी हेल्थ केयर में। पिछले एक हफ्ते हमने हेल्थ केयर ही डिस्कस किया है मैक्सिमम ऑफ द आर्टिकल्स में, कि कितनी प्रॉब्लम्स है हमारे हेल्थ केयर में। ठीक है, और आज भी 3-4 एडिटोरियल्स है हेल्थ केयर के ऊपर। और आज इसी डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि अगर महीने में या 2-2 3-3 महीने पे एक न्यूज आ रही है बार बार, तब आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, कोकाओ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कोको के ऊपर, कोको की सप्लाई के ऊपर, कोको की प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वो भी एक नहीं 2 कंट्रीज पूछी। तो अंडरस्टैंड इट कि इंपॉर्टेंट कितना है इन चीजों को कवर करते जाना। इसमें जो मेरा बेसिक एम रहेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे दूसरा एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल, ये जो आर्टिकल है, ये कल भी हमने डिस्कस किया। आज मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ दैट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द हेल्थ केयर इंश्योरेंस विच इज, कल की ही डेट में, कल के न्यूज़पेपर में हमने ये पढ़ा था कि 70 ईयर्स और अबव के जितने भी सीनियर सिटीजन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, वो किसी भी फैमिली से हो, उनकी कोई भी इनकम हो, वो कहीं भी रह रहे हो, किसी भी सिटी के हो या रूरल एरिया के हो, 70 ईयर से अबव है, तो उनके लिए गवर्नमेंट 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस लेके आ रही है। अगर वो लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो फैमिली ऑलरेडी आयुष्मान भारत मिशन के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उनके लिए एडिशनल 5 लाख रुपीज होंगे। बट अगर वो नहीं है एबीएम के अंदर, देन उनके लिए 5 लाख रुपीज अलग से दिए जाएंगे। दोनों सूरतों में आपको एक नया कार्ड इशू होगा जो इन सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा, एंड देन दे कैन अवेल दिस इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर देयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। ठीक है, यही चीज इस एडिटोरियल में भी डिस्कस हो रही है, बट एडिटोरियल समझने से पहले मैं आपको फिर से वही बताना चाहता हूं कि असल में स्कीम किस बारे में है। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। इसके साथ नया कार्ड दिया जाएगा, फैमिली कवरेज में उनको एक्सक्लूसिव 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे अलग से। ये हेल्थ इंश्योरेंस सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम अबाउट हेल्थ केयर और इंश्योरेंस स्कीम इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना। अंडरस्टैंडिंग द एडिटोरियल भी यही बोल रहा है दैट हमारे पास 70 एज से ज्यादा लोग, जिनका एज 70 साल से ज्यादा है, दे आर अराउंड 60 मिलियन पीपल, जिनका आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर की वजह से बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है और उनके पास सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं बचता। जो उनका पेंशन होता है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है, वो आता तो है बट वो सारा खर्चा हेल्थ केयर में लग जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज लिमिटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, जो इसका बिगेस्ट एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर और ओपीडी को टैकल नहीं करती है, क्योंकि एडिटोरियल यहाँ पे बोल रहा है दैट आउट पेशेंट केयर डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन, दैट इज ओपीडी, ठीक है, is particularly concerning as the chronic diseases have increased sharply in India in the last few decades. एडिटोरियल का मानना यह है कि ओपीडी के लिए भी कुछ होना चाहिए ऐसा। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बाय एल्डरली पीपल इज थ्रू ओपीडी ओनली। ठीक है, 40-80% जो खर्चा होता है वो ओपीडी हेल्थ के ओपीडी कंसल्टेशन में ही होता है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है डॉक्टर के पास बस 5 रुपए का टिकट आपने ले लिया, हॉस्पिटल में आप जाके डॉक्टर से बात करके निकल गए, बट जो डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी वो तो बहुत ज्यादा है। उसमें तो 1000 2-2 हजार रुपए की दवा आती है हफ्ते की। अगर आप टीबी की ही दवा देख लो तो कितनी महंगी आती है। हर दिन आपको 13 से 14 गोलियां खानी पड़ती है अगर किसी को टीबी हो गया तो, और वो दवा उसको 2 साल तक खानी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है 2 साल तक वो एडमिट हो जाएगा, नहीं, उसको 2 साल तक वो दवा अपने घर पे बैठ के खानी है। और वही चीजें हैं जो मेन प्रॉब्लम्स है, जो यहाँ पे एडिटोरियल भी डिस्कस कर रहा है कि ओपीडी केयर और ओपीडी जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर सिंस द लॉन्च ऑफ ऑल द हेल्थ केयर स्कीम्स, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है, विच द ऑथर डिमांड्स शुड नॉट हैव बीन डन। सो व्हाट वी नीड इज आवर नीड इज फॉर क्यूरेटिव हेल्थ केयर। ठीक है, द क्यूरेटिव हेल्थ केयर लोड टू टर्शियरी सेक्टर शुड बी रिड्यूस्ड। प्लस यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं थाईलैंड की, कि थाईलैंड में जो मेन फोकस रहा हमेशा वो रहा प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए। प्राइमरी हेल्थ केयर आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा तो आप डिजीजेस को प्रिवेंट कर लोगे। डिजीज होगी नहीं, खर्चा नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, क्यूरेशन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आएगा। और वहां पे दिक्कत है, वहां आप इंश्योरेंस लेके आ रहे हो, असल में मेन चीज है आपको प्राइमरी हेल्थ केयर ठीक करना है। और वहीं पे अगर आप यूएसए को देखो तो यूएस का जो बैंकिंग है इट्स प्राइमरली ऑन इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स, एंड दिस इज व्हाट हैज लेड टू द सर्जिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर यूएस में, क्योंकि इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स है। इंडिया में हुआ क्या है, इंडिया अपियर्स टू बी गोइंग द यूएस वे, दो देयर इज वैनिंग एंथुसियाज्म। और यहाँ पे ना ये बहुत ही अच्छी चीज बता रहा है, जो मैंने इससे पहले भी एडिटोरियल्स में डिस्कस की है, कि जो भी ये पैसा इंश्योरेंस का पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमने, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है राम,
ठीक है। इसके लिए 5 लाख रुपए रख दिए इसकी फैमिली के लिए। अब राम जो है बीमार हो गया, इसको हो गया डेंगू, ये गया नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में, लोगों ने वहां पे उसको एडमिट कर लिया, इसका बिल 3 दिन का या 4 दिन का जनरेट कर दिया 5 लाख रुपए का। पैसा तो सरकार दे रही है, सेकेंडरी केयर में आएगा। इसीलिए यहां पे ये चीज पॉइंट हो रही है दैट दिस स्कीम में 53% ऑफ द मनी जो सदर्न स्टेट्स में था, इट वेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। वही एक मेन इसका लूप होल निकला है, ठीक है, कि पैसा यहां से ऐंठा जा रहा है बहुत ज्यादा, तो वो नहीं होना चाहिए। ये था हमारा डिस्कशन हेल्थ केयर को लेके। हेल्थ केयर में ही एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, विच इज कॉलरा। ठीक है, कॉलरा एक ऐसी बीमारी है जो अक्यूट डायरिया डिजीज है। आपको पानी से या खाने से कंटेमिनेशन होता है। होता क्या है, एक वायरस है, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा, जो या तो पानी में होगा या तो आपके खाने में होगा। अगर आपने खा लिया तो आपको डायरिया लग जाएगा, और डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग होगी, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी वीक लगना स्टार्ट हो जाएगी, मैल न्यूट्रिशन होगा, बच्चों का HIV और एड्स का रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, अब ये सब चीजें कब होंगी, अगर इंसान को कॉलेरा का इन्फेक्शन हो गया। प्लस यहां पे ये भी याद रखना है, ठीक है, इस एडिटोरियल को समझने के लिए ये भी याद रखना है दैट कॉलेरा इन सब कंट्रीज में है, और अगर आप देखो तो डेथ्स कितनी ज्यादा हो रही है इन कंट्रीज में। इंडिया में तो फिर भी कम डेथ्स हो रही है, ठीक है, और इंडिया में तो केसेस फिर भी कम है। अगर आप देखो ये देश पाकिस्तान, वेयर देर आर मोर देन 200 डेथ्स, वैसे ही सीरिया, वैसे ही सोमालिया, कैमरून, मलावी, इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही है कॉलरा से रिलेटेड, क्योंकि ये कंट्रीज ऐसी है जहां पे सैनिटेशन हाइजीन नहीं है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, आप ये मैप याद रख सकते हो कि किन कंट्रीज में ज्यादा डेथ्स हो रही है और किन कंट्रीज में ज्यादा केसेस है। ठीक है, कॉलेरा को समझने के लिए थोड़े बहुत फैक्ट्स मैंने इस एडिटोरियल से निकाले हैं, और आपके लिए एक शॉर्ट नोट बनाया है ताकि आप इस चीज को समझो कि कॉलेरा कितनी बड़ी डिजीज है। द हायर रिस्क फॉर पीपल जिनका ऑलरेडी लो इम्यूनिटी है, माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है, उनको मरने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो 17% इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ द रिपोर्टेड डेथ्स 2023 में। केसेस में भी इंक्रीज हुआ है, 4000 डेथ्स तो बस 2023 में ही हुई है, अराउंड 3853 डेथ्स। 22 कंट्रीज में है ये जहां पे आउटब्रेक रिपोर्ट किया गया है 2024 में, कॉलेरा का आउटब्रेक। ठीक, 5000 केसेस हमने साउथ ईस्ट एशिया में ही देखे हैं। तो इतना गंभीर सिचुएशन है इसका कॉलेरा का। कॉलेरा का मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है क्या, क्यों होता है ये कॉलेरा इंसान? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज क्लाइमेट चेंज। अभी क्लीन वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट वाले केसेस जैसे सीरिया, ठीक है, जैसे इसराइल पैलेस्टीन, ये जो रीजन्स है, जैसे पाकिस्तान, जैसे नॉर्थ अफ्रीका के देशेस, नॉर्थ अफ्रीका में मेजरली जितने भी देश है, आपने देखा होगा वो लोग मच्छरों का बर्गर खाते हैं। ठीक है, मच्छर बर्गर खाते हैं वो लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां क्राइसिस है। इस साल भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उस पर कि कितने ऐसे देश है जिनमें क्राइसिस हुआ है, अभी रिसेंटली कू हुआ है। पूरे के पूरे नॉर्थ अफ्रीका के जितने भी देश हैं, 9 से ज्यादा देश है जहां पे कू चल रहा है, कू चल रहा था लास्ट ईयर। ठीक है, सूडान, साउथ सूडान, जितने भी देश है वहां पे, हर जगह पे। और आप देखो इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, और अब इन्हीं सब चीजों की वजह से आप हाइजीन और क्लीन वाटर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं अटेन कर पा रहे हो, और जिसकी वजह से ये डेथ्स होती है और बीमारियां लगती है। ठीक है, और वैक्सीन शॉर्टेज है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, सिंगल डोज अप्रोच है वैक्सीन, ये वैक्सीन का, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं होता है। सोल्यूशन क्या है? आपको ये सब चीजें ठीक करनी होगी, सही से ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन मेंटेन करना होगा। ग्लोबल लेवल पे WHO ने ग्लोबल टास्क फोर्स फॉर कॉलेरा बनाया है। ये किस लिए बनाया गया था? ताकि कॉलेरा को एंड करा जाए 2030 तक। ये पॉइंट याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला पॉइंट है ये। मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन इज नीडेड एंड 7 countries, 10 major health partners are committed to end the global cholera emergency. However, कोलेरा को खत्म करने के लिए चैलेंजेस भी है सामने, कि आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट खत्म करोगे, आप कैसे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट करोगे, लोकल्स को कैसे आप कन्विंस करोगे कि वो क्लीन एनवायरनमेंट में रहे, जिनकी आदत ही है वैसे एनवायरनमेंट में रहने की, या जिनकी मजबूरी हो गई है वैसे एनवायरनमेंट में रहने की, स्लम्स में रहने की। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस।
एंड आई होप आपको कॉलरा पे जितना भी हमने डिस्कशन किया अभी तक समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये जो दो एडिटोरियल, ये जो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का स्निप दिख रहा है, ये बेसिकली इंटरव्यू है दो लोगों का, मिस्टर अरुण कुमार सर और NR भानुमूर्ति। दोनों ही बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट्स हैं, दोनों के व्यूज बहुत अच्छे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है क्या असल, कि सबको मिलेगा मिनिमम या बेसिक इनकम। बेसिक इनकम मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सबके लिए अनाउंस कर देते हो कि 1000 रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से हर एक इंसान के अकाउंट में हर महीने आएगा, इट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सिंपल। क्या आपकी एक इनकम है, कहां से है? गवर्नमेंट से है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है। वाई इज गवर्नमेंट प्रमोटिंग इट? कि अगर आपके पास मिनिमम पैसा हो, कम से कम थोड़ा बहुत भी पैसा हो, तो आप मार्केट में जाके कुछ खरीदोगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? ये पैसा गवर्नमेंट आपको देगी, आप गए मार्केट में, दिस मनी विल चेज गुड्स। गुड्स से क्या होगा? चेज करने से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ग्रोथ होगा। क्योंकि डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहां से क्या होगा, अब इंडस्ट्री को पता चल जाएगा कि किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड है, तो इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। प्रोडक्शन बढ़ने से ग्रोथ क्यों होगा? क्योंकि अगर आपको पता हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज कितना जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन हमारी कितनी इंक्रीज हुई उतना ही जीडीपी इंक्रीज होगा और उतनी हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, एंड जीडीपी इज व्हाट कैलकुलेट्स आवर ग्रोथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बेसिक फंडा समझ में आ गया आपको? इसके बाद जो समझना है वो ये है कि एडिटोरियल में क्या डिस्कस किया जा रहा है, इंटरव्यू में क्या बोला गया। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज जो बोली गई, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के आने की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ गई है, और इसके साथ साथ जॉब्स जा रहे हैं हाथ से। जॉब आपके जितने चले गए थे इंडस्ट्री के आने से, और जॉब जा रहे हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। ILO का ये रिपोर्ट बता रहा है, विच हाईलाइट्स दैट हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इंडिया। 83% जो यूथ है इंडिया में वो अनएम्प्लॉयड है, यूथ। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे जो मेन पर्सपेक्टिव है, ये जो दो टॉपिक्स है यहाँ पे, दो चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है इन दो इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा। पहला पर्सपेक्टिव है NR भानुमूर्ति का, जो बोलते हैं कि इंडिया ऑलरेडी सेमी यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है रन कर रहा है। बहुत सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ऐसी है जहां पे आपको कैश ट्रांसफर डायरेक्ट मिल जाता है अकाउंट, बहुत लोगों को, जैसे किसानों को भी मिलता है 2-2 हज़ार रुपए, 6 हज़ार रुपए। वैसे ही कुछ लोग हैं साउथ इंडिया में, और कुछ हमारे ईस्ट इंडिया के झारखंड उड़ीसा के स्टेट्स है, जहां पे लोगों को यूनिवर्सल इनकम या यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम पे 1000 रुपए, 2000 रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। अब बात ये की जा रही है दैट इज इट जस्टिसेबल दैट वी गो फॉर कि सबके अकाउंट में 1000-1000 रुपए आए। ऑथर यहाँ पे बोलते हैं NR भानुमूर्ति सर कि हमें फोकस करना चाहिए कि यूनिवर्सल बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, रादर देन हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करें। सोशल सिक्योरिटी मिनिमम हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? पेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, PF प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपकी लाइफ का, इंश्योरेंस आपके हेल्थ का, यूनिवर्सल इंश्योरेंस होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर अप्रोच होना चाहिए। वैसे ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो, इससे अच्छा यह है यूनिवर्सल बेसिक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सोशल सेफ्टी होनी चाहिए, सिटीजन्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों। ठीक है, he also believes that government policies are addressing the employment issues and employment unemployment का main reason, भानुमूर्ति सर बोलते हैं, the mismatch between skills demanded and supplied in the job market। जो जॉब मार्केट में स्किल्स चल सकती थी, जिनकी डिमांड है, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्किल्स, AI के टूल्स को आपको यूज करना आना चाहिए विद एफिशिएंसी, वो स्किल्स नहीं है। ठीक है, और वही मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। वहीं पे अरुण कुमार सर का क्या पर्सपेक्टिव रहा है, उन्होंने बोला दैट यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज प्रपोज टू एड्रेस लैक ऑफ डिमांड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, और क्यों नहीं है डिमांड? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल बेसिक इनकम लानी पड़ेगी, कि कम से कम इनके पास कुछ तो इनकम आ जाए जिसकी मदद से ये लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। ही वार्न्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस ऑफ गिविंग मनी विदाउट वर्क। ठीक है, कि अगर आप पैसा दे दोगे विदाउट वर्क, वहां पे सोशल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हो सकती है, डिमांड इंक्रीज होगी,
बट सोशल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हो सकती है। जैसे ये इनकम ये लोग अच्छा अच्छा गुड़ खरीदने के बजाय सिन गुड़ में लगा देंगे। एक यूथ को पैसा मिल रहा है 1000 रुपये 2000 रुपये, तो वो उसमें क्या करेगा? दारू पिएगा, शराब पिएगा, या किसी और काम में लगा देगा, सिन गुड्स में लगा देगा, सिगरेट पी लेगा। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि बगैर काम के पैसा मिल रहा है तो काम ना करने की आदत पड़ जाए। Arun Kumar sir also highlights this thing that we need to emphasize to generate employment rather than just providing income. He also highlights कि ये जो जॉब लॉस का ग्रोथ हो रहा है या जॉब लेस ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू एआई ऑटोमेशन, ठीक है, ये की कंसर्न है हमारा। अब प्रॉब्लम्स ये है कि इनको ठीक कैसे किया जाए। पहला हमारा चैलेंज है कि क्या हम डिग्निटी को इंश्योर करें या फिर बेसिक इनकम प्रोवाइड करें। डिग्निटी ऑफ वर्क मतलब कि सही काम मिले सही इंसान को। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स वर्सेस लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। अगर आपने कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, अगर गवर्नमेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, बजाय इसके कि वो मनरेगा में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो रोड बनाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो हाउसिंग सोसाइटी बनाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो दो चीजें हैं, एक है लेबर इंटेंसिव, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव, जहां पे प्लांट, मशीनरी, नए सॉफ्टवेयर्स, रोबोट्स, ये सब खरीदना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी पड़ रही है। दूसरा ये है कि आपने बहुत सारे लेबर इकट्ठा कर दिया, उनको 1000 रुपये 100 रुपये 200 रुपये जितना भी देना है दिन का उतना दिन का दो, मिनिमम सैलरी पे लो और उनको काम पे लगाओ, और वो लेबर इंटेंसिव काम है। उससे क्या होगा? सबकी जेब में पैसा जाएगा, सब लोग जाके मार्केट में खर्च करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में क्या होगा? आपने पैसा एक बार लगा दिया, वो पैसा फंस गया, वो पैसा फंसा रहा, क्योंकि उस सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत टाइम तक। आपने 1000 करोड़ रुपए लगा के या 100 करोड़ या 10 करोड़ लगा के एक फैक्ट्री लगा दी, वो फैक्ट्री लग तो गई, बट वो 10 करोड़ वापस कब आएगा? जब तक फैक्ट्री की लाइफ है तब तक। ठीक है, तो दैट इज दिस। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कहां पे? कैपिटल इंटेंसिव होगा या लेबर इंटेंसिव होगा? दिस इज द डायलेमा। प्लस देयर इज इंपैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑल्सो, कि करना है ऑटोमेशन या नहीं करना है, किस हद तक करना है। देयर इज ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन हाई पेइंग एंड प्रिकेरियस जॉब्स। व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस? एआई को इंटीग्रेट करना है नहीं करना है, एआई की हेल्प लेनी है नहीं लेनी है, जॉब डिस्प्लेसमेंट करना है नहीं करना है। We should first re-examine the production linked incentive scheme. We should focus on employment generating sectors, जहां employment ज्यादा बन रही हो, टेक्सटाइल सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है। स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा और टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है हमारा उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट वी फंड सोशल प्रोग्राम्स। बट इसमें डायलेमा ये है कि आपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज कर दिया, कि आपने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, ठीक है, ये रेशियो आपने इंक्रीज कर दिया, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इसका मतलब क्या है? टैक्स से आपका रेवेन्यू ज्यादा आएगा, बट टैक्स एक अमाउंट तक बढ़ने के बाद जितना आप टैक्स बढ़ाओगे उतना आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा आता है इसमें भी, टैक्स में भी, जहां पे आके ये टैक्स का अमाउंट जितना आप क्लेम कर रहे हो ना टैक्स का, वो देना टैक्स पेयर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इलीगल वेज के थ्रू आपके लॉज के लूप होल्स ढूंढना स्टार्ट हो जाता है, टैक्स इवेजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस कर्व को क्या बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस कर्व को क्या बोलते हैं? इज इट लेफर्स कर्व, इज इट फिलिप्स कर्व, और इज इट समथिंग एल्स? ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे इस कर्व को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, प्लस द कंक्लूजन सेज दैट there is no clear consensus on basically whether to implement UBI or not. There are agreements on the need to address unemployment, income inequality, and there is a debate between focusing on job creation and providing basic income. क्या आपको जॉब क्रिएट करने होंगे या बेसिक इनकम प्रोवाइड कर दो शांति से? ऐसा ये जो डिबेट चल रहा है, इस डिबेट को कंक्लूड कैसे करें? तो यूबीआई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसका फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल सकता है, बट वी मस्ट एड्रेस टू थिंग्स, वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनदर इज इनकम इनइक्वालिटी। ये दो चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद हमारा मेन एक टॉपिक है जो हमें समझना है, दैट इज द टोल टैक्स विद सैटेलाइट्स। ठीक है, अभी होगा क्या? अगर आपको पता हो, अगर आपने हाईवे पे ट्रैवल किया हो तो आपने ये चीज देखी होगी जिसको हम बोलते हैं टोल नाका। ठीक है, यहां से गाड़ी जब भी जाती है उसको यहाँ पे पैसा देना पड़ता है, ठीक है, टोल टैक्स देना पड़ता है।
क्योंकि आप ये हाईवे यूज कर रहे हो तो आपको इसका टोल देना पड़ेगा। समझ में आई बात? नॉर्मल बात है ये, आपने टोल देना है। बट आप इस चीज को भी समझो कि आपने टोल तो देना है। अभी हमने क्या किया, क्योंकि ये हाईवेज पे ट्रैफिक जाम लग रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग फास्ट टैग्स लेके आ गए कि एक टैग लगा होगा गाड़ी के ऊपर, ठीक है, उस टैग को स्कैन किया जाएगा। ये गाड़ी के ऊपर लगा होगा टैग, उस टैग को स्कैन किया जाएगा। स्कैन होते ही उस टैग से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। जैसा आपने मेट्रो का कार्ड यूज किया होगा, मेट्रो का कार्ड आपने टच किया, आपकी एंट्री हो गई, आपने दोबारा टच किया, आपका एग्जिट हो गया, पैसे कट गए। वैसे ही ये फास्ट टैग है, ये इस सेंसर के रेडियस में आ गया, मतलब ये गाड़ी इस रोड पे चल रही है, तो इसको ये टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स खुद ही डिडक्ट हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट ईजी हो जाता, जल्दी जल्दी काम हो जाता, पैसा देना नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी बात यह है, ट्रांसपेरेंसी आ गई और करप्शन खत्म हो गया टोल टैक्स वाला। अब इसी चीज को और ज्यादा सिस्टमेटाइज करने के लिए एक नया सिस्टम है। नया सिस्टम हमें क्या बोल रहा है कि आप हाईवे पे, कहीं पे भी हाईवे पे चढ़ गए, ठीक है, वंस द कार इज लोकेटेड ऑन अ हाईवे, इस पे टोल टैक्स लग जाएगा। फिर ये टोल बूथ को पार करे या इससे पहले ही यू टर्न ले ले या इससे पहले ही वापस आ जाए। समझ में आई बात? उस हाईवे को यूज करने के लिए जो ही आप हाईवे पे चढ़ोगे, आपका टोल टैक्स लग जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहां पे सैटेलाइट टोल टैक्स सिस्टम लगाया जा रहा है। यह सिस्टम क्या काम करेगा? ये ऐसे काम करेगा जैसे मैंने आपको समझा दिया। 2025 में इसको बोला जा रहा है कि 2025 में ये इंटीग्रेट होगा, 2025 में ये काम पे आ जाएगा, इसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले हमारा सैटेलाइट सिस्टम कौन सा यूज होगा? तो गगन, दैट इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, इसके लिए यूज किया जाएगा। प्लस जीपीएस, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये दोनों आपस में साथ में काम करके गाड़ियों को लोकेट करेंगे और उसी बेसिस पे उनको टैक्सेशन लगेगा। इंप्लीमेंटेशन क्या होगी? गाड़ी जो होगी, गाड़ी, हर एक गाड़ी, इस गाड़ी के ऊपर लगा होगा ऐसे एक यूनिट जिसका नाम है ओबीयू, ऑन बोर्ड यूनिट, ठीक है। अभी गाड़ियों पे लगा रहता है फास्टैग। अभी जो ये ऑन बोर्ड यूनिट है, ये यूनिट कनेक्ट करेगा किसके साथ? सैटेलाइट के साथ, ठीक है। सैटेलाइट की मदद से यहाँ पे लोकेशन पता चल जाएगी। उसके बाद क्या होगा? इट विल कोऑर्डिनेट विद द नेशनल हाईवेज यूजिंग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इट विल ऑल्सो अलाउ सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट टोल रेट्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, जितना इस व्हीकल ने रोड को यूज किया। मान लो ये व्हीकल यहाँ पे चढ़ा सर्विस लेन से, इतना यूज किया और यहाँ पे उतर गया, जितना इसने यूज किया उतना ही इसको टोल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात? प्लस द टोल अमाउंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ए डिजिटल वॉलेट, जो लिंक होगा इस ओबीयू के साथ। एनफोर्समेंट मेजर्स लिए जाएंगे, जैसे सीसीटीवी कैमराज यूज किए जाएंगे, ठीक है। और हाई लेवल मॉनिटरिंग होगी उन व्हीकल्स की जो हाईवेज पे चल रहे हैं ऑलरेडी। और ये सिस्टम जो है ये को एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये साथ में रहेगा किसके? फास्टैग के साथ, ठीक है। जैसे फास्टैग काम कर रहा है, फास्टैग की बेसिस पे ही ये भी, फास्टैग भी रहेगा और ये भी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फास्टैग हट जाएगा या फास्टैग को क्या बोलते हैं, इसको हटा ही देंगे आप व्हीकल से, वैसा नहीं होगा। अभी के लिए तो ये दोनों सिस्टम रहेंगे। 2025 आने के बाद, उसके बाद देखा जाएगा फिर आगे क्या होगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस एडिटोरियल। दिस इज नॉट एडिटोरियल पर्टिकुलर, दिस इज न्यूज स्निपेट, जिसमें ये बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे गणेश जी की पूजा के लिए, कहा? डीवाई चंद्रचूड़ सर के घर, ठीक है। गए, पूजा में से पार्ट लिया और पूजा करी, आरती करी और वहां से निकल गए। बट द प्रॉब्लम हियर इज, यहाँ पे जो डिस्कशन में आया है, दैट इज द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। ये डॉक्यूमेंट साइन किया गया था 1997 में। ये डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? ये एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है, बट हाँ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कैसे अपने बिहेवियर को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे यहां पे बोला जा रहा है दैट द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ हायर जुडिशरी मस्ट रिफ्रेन द पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी, ठीक है। रीअफर्म द फेथ ऑफ पीपल इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी ऐसे काम करे कि लोगों का यकीन बना रहे किस पे? कि जुडिशरी जो है वो न्यूट्रल काम कर रही है। लोगों के यकीन में, उनके ट्रस्ट में, पब्लिक ट्रस्ट में ऐसा ना हो कि ऐसा लगने लगे कि जुडिशरी शायद एग्जीक्यूटिव के साथ मिली हुई है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट हमें यह भी बताता है, दिस ऑल्सो रेकमेंड्स दैट अ जज टू प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, कि जितना बड़ा आपका ऑफिस होगा जुडिशरी में, जितना बड़ा आपका ऑफिस होगा जुडिशरी में, जैसे अगर आप एक लोअर लेवल, लोअर जुडिशरी के मुंसिफ जज हो,
तो आप शायद इंटरेक्ट कर लो, थोड़ी बहुत आपको सेपरेशन लेनी पड़ेगी, आपको दूर रहना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव से। बट जितना आपका ये पोस्ट, जितनी आपकी ये डिग्निटी ऑफ ऑफिस बढ़ती चली जाएगी, अगर आप अब एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तब आपको कितना दूर रहना होगा, इस चीज में कितनी अलूफनेस कंसिडर करनी पड़ेगी, वो आपको खुद देखना होगा। यहां पे ये भी बात की जा रही है दैट एवरी जज must at all times be conscious that he is under public gaze and there should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies। कि ऐसी कोई भी हरकत ना करे चीफ जस्टिस या जज या कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, ठीक है, ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे उसका एस्टीम कम हो, उस ऑफिस का एस्टीम कम हो लोगों की नजरों में। तो ये कुछ चीजें हैं, और यहां पे बोला जा रहा है, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का ये बोलना है दैट said कि Chief Justice of India was a man of great integrity. The issue is not the individual issue. Issue is what such a video clip has on the minds of the people. If there is gossip around it, it is not fair on the institution to have gossip in people. ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कंट्री में जिसके ऊपर लोग गॉसिप करना स्टार्ट करें। ऐसा बोलना है किनका? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस एडिटोरियल को समझने के बाद हमें यह समझना होगा कि जो अभी स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स बनाई गई थी, 14 मेंबर की कमेटी थी, उसको हटा दिया गया। ये एडिटोरियल मैंने कम से कम 3 बार डिस्कस किया है। अभी उसको हटाने के बाद, जिसमें प्रणब सेन जिसके चेयरमैन थे उस कमेटी के, उसको हटाने के बाद अब दूसरी कमेटी का गठन किया गया है जिसका नाम है स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, पहली जो कमेटी थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, उसमें 14 मेंबर थे। आपको याद भी हो गया होगा, इतनी बार मैं बोल चुका हूं। प्रणब सेन उसको चेयर कर रहे थे, जो कि हमारे चीफ स्टैटिस्टिशियन है। प्लस इस कमेटी में और क्या क्या होने वाला था और क्या इस कमेटी में चेंजेस आने वाली है, ये क्वेश्चंस के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग। मेन रोल नई स्टीयरिंग कमेटी का क्या रहेगा? इट विल चेक सर्वे रिजल्ट्स, मेथोडोलॉजी, क्वेश्चनियर, सैंपल डिजाइनिंग, जितना भी सेंसस में यूज होगा उन सब चीजों को चेक करेगा। सेंसस और बाकी सारी सर्वेज की मेथोडोलॉजी चेक करेगा, और जितने भी टेबल्स बनाने हैं, प्लान्स करने हैं, वो सब चीजों को चेक करेगा और उनको कोऑर्डिनेट करेगा, उनको दोबारा रिव्यू करेगी ये कमेटी। जो रोल अभी इससे पहले किसका था? एससीओएस का। हाउ डू एससीओएस एंड स्टीयरिंग कमेटी डिफर? तो एससीओएस को अकॉर्डिंग टू प्रणब सेन स्टेटमेंट, उन्होंने बोला क्योंकि हम लोग ज्यादा पूछ रहे थे सेंसस के बारे में, सर्वेस के बारे में, इसलिए हमको हटाया गया है, इसलिए नई कमेटी लाई गई है। अब समझना यह है कि उस कमेटी और ये जो नई कमेटी है इसमें क्या अंतर है आपस में। पहला अंतर यह है कि कॉम्पोजिशन का अंतर है। स्टीयरिंग कमेटी जो है, इट हैज मोर ऑफिशियल मेंबर्स, जबकि एससीओएस में कम ऑफिशियल मेंबर्स थे। एससीओएस की लीडरशिप प्रणब सेन के हाथ में थी, स्टीयरिंग कमेटी आ गई है राजीव लक्ष्मण करंदिकार के हाथ। प्लस ये भी देखना है कि एससीओएस का डिसोल्यूशन, उससे डेटा क्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा। इट सेज दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ सच सर्वे एट लार्ज स्केल, सच कमिटी एट लार्ज स्केल, एंड द रिगर ऑफ स्टैटिस्टिकल ओवरसाइट, पर्टिकुलरली जो एससीओएस में था, क्योंकि वहां पे चीफ स्टैटिस्टिशियन खुद बैठे थे इस डेटा को चेक करने के लिए। इट सेज दैट एससीओएस रोल इन क्वेश्चनिंग डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस, कि सेंसस इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन्हीं सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से शायद उसको हटाया गया है। हाउ विल द न्यू कमेटी एड्रेस द डेटा गैप्स? तो ये बोला जा रहा है कि स्टीयरिंग कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, दे आर सिमिलर टू जो स्टैंडिंग कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। जो काम उनको करने थे वही काम इनको भी करने हैं। However, it will have similar responsibilities in addressing data issues also। ठीक है, तो responsibility भी सेम है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी सेम है। इसके बाद हमें देखना है that what are the issues, what issues have arisen from the delay in the census। Several issues are mentioned over here, कि अगर आप 2011 की सेंसस पे अभी तक चलोगे, पॉलिसी मेकिंग आज भी उसी पे करोगे तो दिक्कत है। फ्रेश डेटा हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, पीडीएस सिस्टम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, राशन कार्ड्स एग्जैक्ट नंबर को नहीं दिए जा रहे हैं, एब्सेंस ऑफ स्टेट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा इज देयर इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसके साथ जो हमें देखना है दैट इज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम नॉट अ रीजन टू बुलडोज प्रॉपर्टी। अभी ये एडिटोरियल जो है ये हमारा प्रॉपर्टी, गवर्नेंस, ठीक है, और एथिक्स और सिविल सर्विस एथिक्स में काम आता है। अगर आपको याद हो, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स ये हुई थी किस लिए? जब जर्मनी में नाजी
और नाजिज्म, या आप बताओ हिटलर का वो गैस चैम्बर वाला, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि कैसे ज्यूज को उस होलोकास्ट का शिकार होना पड़ा। अगर आप उस चीज के ट्रायल्स देखो उसके बाद, कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हिटलर के अंदर काम कर रहे थे, जब उनको जजेस ने पूछा कि आपने ये काम क्यों किया, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ठीक है, हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो डज इट मीन दैट आप अपनी ड्यूटी के नाम पे, क्योंकि आपकी ड्यूटी है पॉलिटिकल, जो आपके मास्टर्स हैं उनको सर्व करना, आपकी ड्यूटी है आपके नेशन को जो चलाने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सर्व करना, ठीक है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उस ड्यूटी के नाम पे सब लोगों को मार दोगे? अगर ऐसा बोला जाएगा, क्या आप रिवोल्ट नहीं करोगे? क्या आप रुकोगे नहीं? क्या आपको वही करना है जो आपको बोला जाएगा? क्या आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है? दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड समहाउ इन दिस डिस्कशन। बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि आप बस इस बिना पे किसी की प्रॉपर्टी को बुलडोज नहीं कर सकते, आप किसी की प्रॉपर्टी को ढा नहीं सकते हो तब तक जब तक आप बस उस पर एलिगेशन लगा रहे हो कि ये बंदा क्राइम में इन्वॉल्व था। समझ में आया? कि कोई भी इंसान अगर क्राइम में इन्वॉल्व है, बस इस बेसिस पे, क्योंकि वो इन्वॉल्व था, उस पर एलिगेशन है इन्वॉल्व होने की, तो आप अगले दिन उसके घर बिल्डोजर लेके उसका घर तोड़ दोगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दिस शुड नॉट बी अ रीजन। ये बेंच मिस्टर जस्टिस आई गेस हरिशिकेश रॉय के अंदर हुई थी। उन्होंने बोला, इस बेंच ने ये जजमेंट दिया दैट द गवर्नमेंट दैट द कोर्ट्स दे टोल्ड द गवर्नमेंट दैट द कोर्ट्स would not remain oblivious to such demolitions, threats inconceivable in nation where the law is supreme। कि यहां पे न्याय की मर्यादा रखी जाएगी, लॉ को सबसे ऊपर रखा जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट को भी वकील दिया गया था, उसको भी ये ऑप्शन दिया गया था कि आप अपना केस लड़ो हमारे जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जब तक आपका केस प्रूव नहीं होगा जुडिशियरी में तब तक आपको इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ठहराया जाएगा। उसको जेल में रखा गया और उस टेररिस्ट के साथ भी रूल ऑफ लॉ का ही बर्ताव किया गया। तो आप यहां पे ऐसा क्यों कर रहे हो कि जो काम जुडिशियरी का है वो स्टेट खुद से क्यों कर रहा है? अ कंट्री वेयर actions of the state are governed by rule of law, the transgression by a family member cannot invite action against other members of the family। एक लड़का घर में से बाहर निकला, वो लड़का अगर सही तालीम नहीं पाया है, अगर उसको सेंस नहीं है रूल ऑफ लॉ का, और वो लॉ ब्रेक कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस आओगे और उसका घर तोड़ के पूरी फैमिली को सजा दोगे। ऐसा यहाँ पे जस्टिस रॉय का कहना है। ठीक है, तो इस न्यूज के बारे में आपके क्या व्यूज है, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए या नहीं। इसी न्यूज के चलते एक एडिटोरियल भी आज ही के न्यूज़पेपर में है। ये एडिटोरियल लिखने वाले दो रिसर्च फेलोज हैं जो विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी में काम करती है। ठीक है, यहां पे ये लोग रिसर्च कर रहे हैं और ये भी यही बोल रहे हैं दैट वी शुड पुट ब्रेक्स ऑन बुलडोजर जस्टिस। ये जो बुलडोजर जस्टिस चल रही है इसको हमें रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज दीज बुलडोजर जस्टिस एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा लीगल एक्टिविटीज। दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशंस। क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड बिकॉज आवर कंट्री वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। हमारी कंट्री में सबसे ऊपर हमारा संविधान है, हमारी कंट्री में सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस एडिटोरियल के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। और ये जो ट्रेंड है बुलडोजर जस्टिस का, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और छोटे लेवल पे स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखो तो एडिटोरियल में ही ये लिखा हुआ है दैट दिस ट्रेंड स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली जहांगीरपुरी, और अभी जो ये ट्रेंड है ये पूरे इंडिया में चल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी इंटरवेंशन हुआ है, इट हैज इनवाइटेड सजेशंस फ्रॉम पार्टीज टू फ्रेम अ पैन इंडिया गाइडलाइन ऑन एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशंस। क्यों? क्योंकि यहां पे कंसर्न्स ये हो रहे हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट बना के ये काम कर रहे हो। यू आर वायलेटिंग द राइट ऑफ हाउसिंग ऑफ अदर मेंबर्स आल्सो ऑफ द फैमिली। इसकी वजह से मार्जिनलाइजेशन और ज्यादा हो रही है इस सेक्शन की। देयर इज डिसरिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज। जो चीज जहांगीरपुरी से स्टार्ट हुई थी वो पूरे देश में फैल चुकी है। इसमें लीगल इश्यूज भी है, बट व्हाट द एडिटोरियल
जो हमारे लिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज एडिटोरियल दे रहा है वो है रिकमेंडेशंस, कि हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। पहले प्री डिमोलिशन फेज, ठीक है, कि अगर अथॉरिटीज किसी भी इंसान के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर रही है कि इस बंदे ने दंगे किए, इस इंसान का रोल रहा है इस क्रिमिनल एक्टिविटी में, ये लोग स्टेट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टेट के अगेंस्ट में दंगे कर रहे थे, अगर ऐसा हो रहा है, अगर स्टेट ऐसा बोल रहा है, तो ये अथॉरिटीज का ही जिम्मा होना चाहिए कि वो लोग खुद इसके प्रूफ्स लेके आए। जब प्रूफ हासिल होगा, जो भी वो क्राइम लगा रहे हैं, जो भी वो एक्ट लगा रहे हैं, वो साबित होगा, उसके बाद उनको सजा दे दो। जब आप डिमोलिशन पे आ ही गए हो, अगर आपको डिमोलिशन अब करना ही है, तो आप फोर्स और हैवी मशीनरी का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करो। आप एटलीस्ट इंश्योर करो कि आप वहां पे न्यूट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रेजेंट रखोगे, ठीक है, और सरप्राइज डिमोलिशंस मत करो, क्योंकि उसकी वजह से मेंटल ट्रॉमा और सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है। पोस्ट डिमोलिशन, डिमोलिशन होने के बाद क्या किया जा सकता है, आप कम से कम इन लोगों के लिए टेम्पररी और परमानेंट रिहैबिलिटेशन का इंतजाम करो। डिमोलिशन बस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग दंगों में है, डिमोलिशन इसलिए भी हो रहा है, ये जो यहां पे डिमोलिशन की बात की जा रही है वो इसलिए भी हो रहा है कि पीपल आर एनक्रोचिंग ऑन गवर्नमेंट लैंड। उनके घर उस जगह पे बने हुए हैं जो जगह गवर्नमेंट की जमीन है, जो इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है। अगर ऐसा है तो उस चीज को प्रूव करने के लिए का बर्डन बर्डन ऑफ प्रूफ वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के ऊपर ही होना चाहिए। और अगर आप उनको डिमोलिश कर भी रहे हो उन प्रॉपर्टीज को जो बनाई गई है गवर्नमेंट के लैंड पे, जो बनाई गई है इलीगल लैंड पे, इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड पे, तो उन लोगों को जिनका घर हट गया, जिनका घर डिमोलिश किया गया, उनको एटलीस्ट आप टेम्पररी लेवल पे रिहैबिलिटेट तो कराओ कहीं पे। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म आप एस्टैब्लिश करो और कॉम्पनसेशन देने के कुछ सुझाव भी आए हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर एक इंसान की जो भी इस एक्ट में इन्वॉल्व हो, ठीक है। फोर्स्ड इविक्शन नहीं होना चाहिए, डिमोलिशन फोर्सफुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखो तो यहाँ पे एडिटोरियल ये बोल रहा है हमें कि हमें इस इशू को मल्टी डायमेंशनली देखने की जरूरत है, हमें ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान से देखने की जरूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस को अपहोल्ड करने की जरूरत है, ठीक है। इस एडिटोरियल में हमने देखा कि बेसिकली इशू क्या था, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस इशू में, क्या क्या किया जा सकता है, बेटर वे क्या है करने का, और लास्ट में हमने इस एडिटोरियल को कंक्लूड भी किया। ऐसे ही आपको डेली आपके मेंस के क्वेश्चंस भी लिखने हैं, ठीक है, और ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग भी सीखनी है, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। मुझे पता है आप सब लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हो, जीनो आईएएस को बहुत लाइक कर रहे हो, आप लोग जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं आपको पसंद आ रहे हैं। आपको आपकी नॉलेज में और आपके एग्जाम में अगर सच में फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको हमारे साथ मेंटोरशिप में जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए तो हमारे पास ओपन सीट्स है, क्या आप आ जाओ, आप सबसे पहले पहला सेशन ले लो मेंटोरशिप में, आप फ्रीली हो जाओ, अपने दिमाग को हल्का करो और अपनी प्रिपरेशन को एटलीस्ट किसी एक रास्ते पे लेके आओ, ठीक है। वरना कब तक आप वहां यहां वहां भटकते रहोगे, वो नहीं करना है। एक जगह जुड़ जाओ, और जीनो आईएएस पे जुड़ने का आपका ये फायदा है कि अजीत सर जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान यहाँ पे आके आपको लेक्चर दे रहा है, ठीक है। जो आपको इस सेशन के स्टार्ट में ही पता चल जाता है, जब हम एक यूपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज ऐसे ही नहीं डिस्कस की जा रही है, ठीक है, या इस एडिटोरियल में जो चीजें डिस्कस की जा रही है, इस एनालिसिस में जो चीजें डिस्कस की जा रही है वो ऐसे ही नहीं है, उसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम सीखते हैं साथ में, क्या क्या चीज पूछी जा सकती है, क्या क्या चीज मेंस में लिखी जा सकती है, वो भी यहीं पे डिस्कस होता है, ठीक है। तो ये पीपीटी हासिल करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ो, और वहां से एक तो ये भी ले लो और उसके साथ कांटेक्ट करो और मेंटरशिप में आओ जल्दी, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा, टाइम नहीं बचा आपके पास, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।